टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मार्केट के बारे में पढ़ा था। मार्केट क्या है, रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है और उनकी टाइप्स पढ़ी थी। अब है मार्केट स्ट्रक्चर किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप की मार्केट जो है वो हमें देखने को मिलती है। देखो, कुछ मार्केट क्या है जहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि कुछ मार्केट इस तरह की होती हैं जहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन है मार्केट। मार्केट का भी अपना रूप है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलती है। किस तरीके से मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से जो मार्केट है वो डिफाइन होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो मार्केट है वो किस पे डिपेंड करती है, बायर्स एंड सेलर्स पे। ठीक है, और जो भी हमारी क्वांटिटी वहाँ पर एक्सचेंज हो रही है इस बात पे डिपेंड करती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है हमारी जो मार्केट है, मार्केट स्ट्रक्चर, वो किस पर डिपेंड करता है, इस बात पर कि जो मार्केट है वो किस तरीके के प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हुई है, इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो किसके अंदर रेगुलेटेड है, देखो वो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर क्या है, मैनी सेलर्स मैनी बायर्स। ठीक है, वहाँ पर क्या है, मैनी सेलर्स मैनी बायर्स, और वो क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स उनको ही सेल करते हैं, या कह सकते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं, सेम एक टाइप के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर्स मैनी बायर्स बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, वहाँ पर सेलर तो सिंगल है, बायर बहुत सारे हैं। ये टाइप आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में। यहाँ पर क्या है, वो सिंगल सेलर होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं, हम सब लोग। BSES इसका एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो। अब इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट कर रही है BSES। अभी हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने तो इतना इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो होता क्या है कि इसमें इतनी ह्यूज अमाउंट में प्राइस लगता है, जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर ही इन्वॉल्व होता है। रेलवेज देख लो, तो ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं। फिर है ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स। कुछ लोग हैं जो सेल कर रहे हैं बट बायर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा ध्यान से समझिए आप। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मैनी सेलर मैनी बायर। इवन मोनोपोलिस्टिक में भी मैनी सेलर मैनी बायर, बट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है, एक जैसे प्रोडक्ट्स, वो सेल होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, मोनोपोली में क्या रहता है, सिंगल सेलर है, मैनी बायर है। एंड ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स है, कुछ है। ठीक है, लेकिन बायर्स बहुत है और सामान वही बेचेंगे जो उनका कॉम्पिटिटर बेच रहा है। फिर अब देखो इनके बीच में क्या दिया हुआ डिफरेंस। डिफरेंस में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट में बहुत सारे हैं, वेरी लार्ज, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, ओलिगोपोली में सम नंबर्स, मोनोपोली में वन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट कंपटीशन में नन, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक में स्लाइट, दैट मीन्स दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है।
ज़्यादा आइडेंटिकल भी रहते हैं, डिफरेंशिएटेड भी। ओलिगोपोली में कोई ऐसा नहीं है, जिस चीज़ का कंपटीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट होगा। फिर मोनोपोली में तो है भाई स्मॉल, मोनोपोली में तो जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म। प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ज़्यादा होती है, और ओलिगोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है और मोनोपोली में भी कम होती है। मोनोपोली एंड ओलिगोपोली में कम होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा होती है, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होती है। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके हैं, परफेक्ट कंपटीशन में कुछ नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े बहुत, ओलिगोपोली में भी थोड़े बहुत, एंड मोनोपोली में क्या है, वेरी कंसिडरेबल, उसके हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाए हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, हमें जो भी इनकम आ रही है, ठीक है, हमने कितनी क्वांटिटी बेची, किस प्राइस पर, वो हमारी क्या है, जितनी हमने क्वांटिटी बेची, जिस प्राइस पर बेची, वो हमारी क्या है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मीन्स इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करूँ मैं एवरेज रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जितनी हमारी टोटल रेवेन्यू थी उसको डिवाइड किससे कर दो, क्वांटिटी से, तो आपको क्या आ जाएगी, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टार्ट विद जीरो एंड अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बताया हुआ है, इसको प्रेजेंट किससे किया हुआ है, दो डायग्राम बताए हुए हैं। फिगर ए में हमें क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इज 30, द क्वांटिटी सोल्ड इज 40, द टोटल रेवेन्यू इज पी इनटू क्यू। और जो सेकंड है वो हमें कहाँ का दिखाया है, जो सेकंड है कॉम्पिटिटिव फर्म का टोटल रेवेन्यू कर्व है, हैविंग अ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, since the firm can sell any quantity at market determined prices, and the TR curve is linear and starts from the origin. यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या है, TR कर्व। जनरली TR कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट, अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट, एंड स्टार्ट्स विद ज़ीरो, ठीक है। जो ये बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ता है देन क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कितनी आउटपुट आपने सोल्ड की, रेवेन्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी आप जो है रेवेन्यू सोल्ड करोगे उतनी ही, जितनी आप आउटपुट सोल्ड करोगे उतनी ही आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होती जाएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी क्वांटिटी जो है आपको रेवेन्यू कम आए, ठीक है। जनरली रहता यही है, जितनी आप क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हो आपकी रेवेन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एवरेज रेवेन्यू को पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, एंड ए आर ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। हमेशा ही ए आर क्या है, प्राइस के इक्वल होगा। देखो ए आर का मतलब क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू। टी आर का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू, क्यू से क्यू कट गया, बचा क्या, पी। दैट मीन्स ए आर क्या है, प्राइस के इक्वल होगा। और एवरेज रेवेन्यू को फर्म का डिमांड कर्व भी बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू फर्म्स डिमांड कर्व, ठीक है। ये भी दिमाग में रखने की। 。 बात
अब हम आ जाए मार्जिनल रेवेन्यू। जो भी एडिशनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करने से, कुछ और क्वांटिटी, जितनी आपके पास क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अगर आप जो सेल कर रहे हो, ठीक है, उससे जितनी भी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, एंड सेकेंड इज टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ये दोनों ही क्या है, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के तरीके। ठीक है, इवन इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू टी आर, सम ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू टी आर, ये भी बोली जा सकती है बात। इसको हम डी टी आर अपॉन डी क्यू इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मीन्स स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज जो है, जो हम जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, वो हमारा डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में डी टी आर अपॉन डी क्यू से भी डिनोट करते हैं। दैट मीन्स हम एम आर को क्या बता सकते हैं, डी टी आर अपॉन डी क्यू। ये भी आपको क्या बता रहा है, एम आर की डेफिनेशन। आप ध्यान से देखें तो एम आर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक क्या है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, एंड डी टी आर अपॉन डी क्यू। ये तीनों ही क्या है, एम आर निकालने के तरीके। ठीक है, एंड ए आर एंड एम आर, इनकी एक खासियत है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेंगे और खिसकते 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 नीचे खिसकते रहते हैं। ये क्या है, हमेशा ही डाउनवर्ड सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कंटिन्यूसली फॉल होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ये गिरते रहते हैं। ये देखो यहाँ बता रखा है, अब इस पे ध्यान से देखिए। टी आर पहले क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये किसका है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ फर्म विच हैज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, स्टार्टिंग में टी आर क्या होगा, 0, फिर क्या है, इंक्रीज 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 होता हुआ एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या है, अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाएगा, सॉरी पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब वो अपना हाई पॉइंट टच कर लिया, जिस पॉइंट पर वो हाई लगाएगा उस पॉइंट पर क्या होगा, एम आर 0, आफ्टर दैट टी आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बट एम आर 0, ए आर स्टिल पॉजिटिव। ये दिमाग में हमेशा रखना है। मार्जिनल रेवेन्यू के केस में टी आर क्या रहेगा, शुरुआत में 0, देन इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन कांस्टेंट स्टॉप हो गया, एक जैसा रहा, देन डाउनवर्ड। ठीक है, बट ए आर एंड एम आर कंटिन्यूसली फॉल, कंटिन्यूसली फॉल, लगातार ये गिरते रहेंगे, बट स्टिल ए आर इज अबव एम आर, ए आर इज अबव एम आर when mr equals to 0, k at its high point, tr at its high point. ठीक है, आफ्टर दैट mr नेगेटिव, tr डिक्लाइन, ar तो तब भी गिर ही रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना है, ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखनी। टी आर हाई है तो एम आर 0 होगा, एंड ए आर एंड एम आर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ये बात भी दिमाग में रखने वाली है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, घुमा देते हैं लेकिन चीज़ अगर हमें क्लियर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी, और जो मैंने बताई चीज़ उसकी एक्सप्लेनेशन ये ऊपर दी हुई है।
ठीक है, जो दी वही नीचे इन्होंने फिगर बनाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म slopes downward, as in these market forms. When a firm increases the price of its product, its quantity demanded decreases and vice versa. Under perfect competition, however, since the firms are price taker, the average revenue curve or demand curve is perfectly elastic. जो परफेक्ट कंपटीशन है, फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं, एंड एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक. Perfectly elastic average revenue curve means that an individual firm has constant AR. AR क्या रहेगा, constant और price. When price remains constant, MR equals to AR. That means AR, MR and price ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. ठीक है, एंड कंसाइड एंड विल बी हॉरिजॉन्टल कर्व, दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये भी दिया होगा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है. प्राइस ए आर एम आर, ये क्या है, ए आर एंड एम आर कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन. अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ए आर एम आर एंड प्राइस इज आर इक्वल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दे आर कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट है, सेम एक ही चलते जा रहे हैं. नो चेंज इन प्राइस ए आर एंड एम आर. अब रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर टी आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बात दिमाग में रखने की है. ठीक है, ये सब क्या है, यूनिकली रिलेटेड टू वन अनदर. क्या है ये, यूनिकली रिलेटेड टू वन अनदर. एक दूसरे से क्या है, ये यूनिकली रिलेटेड है. अब ए आर इक्वल्स टू, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या है, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई. ध्यान से समझे, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई. ई का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जो ई डी हम लेते हैं वही है ये. अगर ई वन है तो एम आर इक्वल्स टू ज़ीरो. इफ ई इज ग्रेटर देन वन, एम आर पॉजिटिव. ई इज लेस देन वन, एम आर नेगेटिव. अब दिमाग में रखना, एम आर इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो कब होगा, जब इलास्टिसिटी वन है. एम आर ज़ीरो होने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आया. अभी फिगर देखी थी ना, एम आर ज़ीरो कब था, दैट मीन्स जब एम आर ज़ीरो है उस समय उसकी इलास्टिसिटी वन है. एंड जब जो है ई आर, एम आर जब तक पॉजिटिव है, ई इज ग्रेटर देन वन. एम आर जैसे ही नेगेटिव हुआ, ई इज लेस देन वन. क्लियर. यहाँ पर देखो, इसको दिखाया, ये हमारा टी आर कर्व है. ठीक है, टी आर कर्व, और ये हमारा डिमांड कर्व. ये जो लाइन बनाई गई ऊपर, जिसके ऊपर ई इज ग्रेटर देन वन, ई इक्वल्स टू वन, ई इज लेस देन वन, ये बनाया, ये हमारा ए आर कर्व है. अब ए आर कर्व क्योंकि वही हमारा डिमांड कर्व भी रहता है यहाँ पर, तो उसी से हमें ये चीज़ पता चलेगी, जिस टाइम पर एम आर ज़ीरो है, दैट मीन्स टी आर एट इट्स हाई पॉइंट, वो ये पॉइंट बनाया हुआ है, उसमें क्या है, इक्वल्स टू वन. उससे ऊपर वाले में एम आर पॉजिटिव है तो वो अबव है, वो टाइम है जिसमें टी आर क्या है, इंक्रीजिंगली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है. जिस जगह पर कांस्टेंट हो जाता है और अपना हाई लगाता है, एम आर ज़ीरो हो जाता है एंड ए आर का वो मिड पॉइंट है. ठीक है, आफ्टर दैट ए आर डाउनवर्ड पॉजिटिव, एम आर नेगेटिव, टी आर डाउनवर्ड. ठीक है, क्लियर. अब बिहेवियर प्रिंसिपल,
Principle 1. A firm should not produce at all if its TVCs are not met. It is a matter of common sense that a firm should produce only if it will do better by producing than by not producing. देखो, ये नॉर्मली हमारा माइंड कहता है कि फर्म जो है सिर्फ तब तक प्रोड्यूस कर सकती है जब तक वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है। वो नहीं प्रोड्यूस कर रही है तब तक उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो तब तक अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है जब तक वो प्रोड्यूस कर रही है, तब तक नहीं जब वो बंद कर दे। द फर्म ऑलवेज हैज़ द ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल। कभी भी वो अपना प्रोडक्शन बंद कर सकती है, ये उसके हाथ में। इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू आर नॉट मेट इनफ टू मेक गुड इवन दैट TVC, it is better for the firm to shut down. If a firm's total revenue are not enough to make good even the TVC, it is better for the firm to shut down. In other words, a competitive firm should shut down if the price is below ABC. जैसे ही किसी कॉम्पिटिटिव फर्म के प्राइस जो है ABC के नीचे रहने लग जाते हैं, ठीक है, तब क्या है, वो उसको क्या कर देना चाहिए, अपनी फर्म को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, शट डाउन कर देना चाहिए। इन दैट केस इट विल मिनिमाइज लॉस, then its total cost will be equal to its fixed cost and it will have an operating loss equal to its fixed cost. ठीक है, इन दैट केस इट विल मिनिमाइज लॉस। इससे क्या है, हमारा लॉस मिनिमाइज होगा बिकॉज देन इट्स जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स जो ऑपरेशन करने से हमारी लॉस आ रहा है सिर्फ ये वही है, ऑपरेटिंग लॉस है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। द संक फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट टू द शट डाउन डिसीजन बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर ऑलरेडी इनकर्ड। वो कभी ख़त्म नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमेशा इनकर्ड होती है, बात पता है सबको। दिस मीन्स दैट द मिनिमल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द शटडाउन प्राइस, द प्राइस एट विच द फर्म सीज प्रोडक्शन इन द शॉर्ट टर्म। ये वो टाइम है जिस पर कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्शन को बंद किया जा सकता है। Shut down is temporarily and doesn't necessarily mean going out of business. ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर है। If price AR is greater than minimum ABC but less than minimum ATC, AR क्या है, ABC के मिनिमम से ज़्यादा है लेकिन if AR is greater than minimum ABC but less than minimum ATC, मतलब जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसके मिनिमम से कम है लेकिन ABC के मिनिमम से ज़्यादा है। जब भी AR या प्राइस फर्म जो है वो कवर करती है इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड सम नॉट ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट। If price is equals to minimum ATC, the firm covers both fixed and variable cost. अगर प्राइस जो है वो ATC के मतलब ATC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, AC के मिनिमम के इक्वल है, इसका मतलब AC इक्वल्स टू प्राइस अगर ये आ जाए, दैट मीन्स फर्म जो है कवर कर रही है अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को और नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, दैट मीन्स zero economic profit, only on normal profit, ये कह सकते हो zero economic profit। if price is greater than AC, प्राइस जो है AC से ज़्यादा हो जाता है। तीन चीज़ें हैं, प्राइस AC के इक्वल हो सकता है, प्राइस AC से ज़्यादा हो सकता है, प्राइस AC से कम हो सकता है। ठीक है, प्राइस जब AC से कम है लेकिन ABC से ज़्यादा है
उस टाइम पर क्या है, फर्म जो है उन्होंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। एसी के इक्वल है प्राइस जब, ठीक है, उसके मिनिमम के इक्वल है, तो वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट कवर कर ली और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लिया। दैट मीन्स ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट रहा। ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा है एसी से, ठीक है, पहले कम किया, कम वाला देखा, फिर इक्वल टू वाला देखा, अब है प्राइस ज़्यादा अगर एसी के, फर्म नॉट ओनली कवर इट्स फुल कॉस्ट बट ऑल्सो अर्न्स पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है या ये कह दो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, दैट मीन्स उस टाइम पर प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एसी। प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एसी। अब ये तीन चीज़ें आ गई, दोबारा पढ़ते हैं। तीन चीज़ों में क्या है, प्राइस जो है अगर एसी के मिनिमम से कम होता है लेकिन एवीसी से ज़्यादा होता है, उस टाइम पर फर्म अपने सारे वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर लेती है लेकिन फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पाती। प्राइस जो है एसी के मिनिमम के बराबर होता है तो क्या है, फिक्स कॉस्ट भी कवर करता है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी कवर करता है, साथ ही साथ नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करते हैं लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो रहता है। ठीक है, अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए एसी के मिनिमम से, फर्म ना ही मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। जब सुपर नॉर्मल कर रही है दैट मीन्स फिक्स्ड और एवरेज कॉस्ट तो उसको कवर हो चुकी होंगी। ठीक है ना, चलो अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, ये समझ आ गया। आ जाए अभी हम सेकंड प्रिंसिपल पे। The firm will be making maximum profits by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost. It will pay the firm to go on pricing additional units of output so that as the marginal revenue exceeds marginal cost. हम मैक्सिमम प्रॉफिट कब कर सकते हैं, जब हमारी एमआर और एमसी इक्वल हो एंड हम अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, तब हम मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म ले सकती है। इसके लिए ये इन्होंने बनाया है, देखो एमआर और एमसी जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। इसको इन्होंने देखो एएफ और बीएच ये दो पॉइंट डाले। एमआर जब क्या है, ग्रेटर देन एमसी, एमआर जब ज़्यादा है तो प्रॉफिट हमारा क्या है, बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कौन सा है, ई पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर क्यू स्टार क्वांटिटी हम जो है वो आउटपुट सेल कर रहे हैं, उस टाइम पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग होने लग जाएगा, हमारा प्रॉफिट नीचे आने लग गया। यहाँ पर इस कंडीशन को कैसे दिखाया है, एम आर एंड एम सी ये दोनों मीट कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट कब बढ़ता है, जब एम आर इज इंक्रीजिंग एम सी है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाएगी एम आर से, हमारा प्रॉफिट कम होने लग जाएगा। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन कौन सी, जो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर है, जहाँ पर एम आर एंड एम सी इक्वल है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।